हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज का लेक्चर हमारा बहुत छोटा और इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि अभी तक की हमारी सीरीज में हम जो बेसिक है ग्राफ का वो डिस्कस कर चुके हैं। जो भी हमारा इंटरव्यू या फिर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक कवर होने चाहिए थे, वो सब कुछ कवर हो चुके हैं। ठीक है, हमने अभी तक सीखा कि ग्राफ क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो कि हम ग्राफ के टॉपिक में आगे डिस्कस करने वाले हैं या यूज करने वाले हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में। फिर हमने सीखा कि हमारी दो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ग्राफ में। एक होती है डेप्थ फर्स्ट सर्च, सेकंड वन इज ब्रेथ फर्स्ट सर्च। फिर हमने उनका प्रोसेस समझा कि वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं और बैकग्राउंड में वो किस तरीके से काम करती हैं। फिर हमने उनका कोड समझा और अब हम इस पॉइंट पे आ चुके हैं जहां हमें ग्राफ की अच्छी खासी नॉलेज है। अब हमें कहाँ मूव करना है कि हम अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में उस नॉलेज को कैसे यूज कर सकते हैं। उस स्टेप पे बढ़ने से पहले ये पर्टिकुलर लेक्चर मैं लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो भी आपके माइंड में अभी तक डाउट आ रहे होंगे या फिर आ सकते हैं आगे चल के। तो मैं सोच रही थी कि उन सब चीजों को यहाँ कवर कर लेते हैं, जिससे आपको बाद में इन सब चीजों में अपना दिमाग खराब ना करना पड़े। ठीक है। और सेम चीज की अगर आपको वीडियो पसंद आए, इंफॉर्मेटिव लगे या आपको थोड़ी सी भी हेल्प हो इस लेक्चर को लेने के बाद, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियोस बनाने में। ठीक है, और टाइम वेस्ट नहीं करते, कंटिन्यू करते हैं अपना आज का लेक्चर। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली हमें ये पता लग गया कि जो ब्रेथ फर्स्ट सर्च होता है उसमें हम क्या करते हैं। हम अपने लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेवर्स करते हैं। दोनों की दोनों एल्गोरिथम्स क्या है हमारी यूज आने वाली है कि हम क्या करेंगे, ग्राफ को ट्रेवर्स यूज करने में करेंगे। मतलब अगर हमें ग्राफ के नोट्स को प्रिंट कराना है तो हम उन दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। बस डिफरेंस कितना होता था कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम डेप्थ में जाते थे सबसे पहले, और ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या होता था कि हम ब्रेथ में मतलब कि लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेवर्स करते थे। अब बात आती है, चलो हमने दोनों को, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि जब हमारे पास प्रॉब्लम आएगी तो हमें डीएफएस कहाँ लगानी है और बीएफएस कहाँ लगानी है। तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको ये समझना होगा कि इन दोनों के एप्लीकेशंस क्या है, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस कहाँ क्या है, जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको इन दोनों में से चूज करनी है अपने सॉल्यूशन को अचीव करने के लिए। ठीक है, फटाफट पहले एक ओवरव्यू लेते हैं कि टीएफएस और बीएफएस होते क्या है। ठीक, फिर इनके सब चीजें डिस्कस करते हैं। तो बीएफएस में क्या होता था हमारे पास कि जो भी हमारे पास ग्राफ होता है, जैसे मान लो हमारे पास वन कनेक्टेड है टू से और थ्री से, फर्दर थ्री कनेक्टेड है फोर से, और फोर कनेक्टेड है फाइव से। अगर मैं ये ब्रेथ फर्स्ट सर्च में देखूं तो ब्रेथ में क्या होता है कि हर एक लेवल के एलिमेंट्स एक साथ कवर होते हैं। जैसे अगर मैं अपना सोर्स वन को मानती हूँ यहाँ पर, ठीक, तो सोर्स जब मेरा वन कवर हो जाएगा तो जो भी इसके चाइल्ड होंगे वो सब एक ही लेवल के आइडेंटिफाई होंगे, मतलब कि ये लेवल एक होगा। तो वन के बाद जो हमारा प्रिंट होगा वो होगा टू या थ्री, और फिर हम जाएंगे नेक्स्ट उसमें। फिर हम जाएंगे देखेंगे अगर हमने पहले टू कवर किया है तो टू का कोई चाइल्ड है तो पहले वो कवर होता है, लेकिन यहाँ नहीं है। फिर हम जाएंगे थ्री, थ्री का कोई चाइल्ड है तो वो आता फोर, फिर हम करते हैं फोर को प्रिंट। फिर फोर का कोई चाइल्ड है फिर वो आता हमारे पास फाइव। तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्या आता है हमारे पास, वन टू थ्री फोर फाइव ऑर्डर। वहीं अगर इस सेम ग्राफ की बात करें जिसमें वन कनेक्टेड था टू के साथ और थ्री के साथ, थ्री कनेक्टेड था फोर के साथ, और ये लास्ट में फाइव। डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्या होता है कि जिस नोड को आपने पकड़ लिया एक बार उसी के डेप्थ तक जाओ और जितने भी एलिमेंट है सबको प्रिंट करा दो। ठीक, तो हमने अगर अपने सोर्स को वन लिया होता तो इसमें क्या होता कि वन पहले आता, और बाई चांस मैंने मान लो पहले मैंने थ्री वाला रूट लिया होता इस केस में, तो इसका ऑर्डर क्या था, पहले थ्री पे जाता, थ्री से फोर पे जाता, फोर से फाइव पे आता, और जब इसे देखते कि फाइव के पास तो कोई आगे रास्ता ही नहीं है डेप्थ में जाने का, तो ये बैक ट्रैक करना शुरू करता, मतलब जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते पे वापस जाता। फिर फोर से देखता, फोर के जो फाइव था उसको तो हम कवर कर चुके हैं, इसके अलावा कोई रास्ता है यहाँ पे तो वो तो नहीं है। तो यहाँ से भी हम क्या कर जाएंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे। फिर हम थ्री से चेक करेंगे, थ्री के पास सिर्फ एक रास्ता था फोर, जो कि हम कवर कर चुके हैं, इसके पास और कुछ नहीं है, तो ये भी क्या करेगा, बैक ट्रैक करेगा। फिर ये वन से पूछेगा क्या वन के पास थ्री के अलावा कोई रास्ता है, तो वो क्या था यहाँ पे, टू। तो हम चले गए यहाँ पे टू के पास, फिर हमने टू का पूरा कवर किया और यहाँ हो गया टू प्रिंट।
ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना कि दोनों के दोनों एल्गोरिथम क्या है, ट्रेवर्स करने की है ग्राफ को। मतलब कि जो भी आप नोड चूज करोगे एज अ सोर्स नोड, उससे जितने भी नोड्स कनेक्टेड होंगे सारे के सारे कवर हो जाएंगे दोनों एल्गोरिथम के थ्रू। लेकिन आंसर में क्या डिफरेंस हुआ कि जो भी ये नोड है बस इनका ऑर्डर आगे पीछे होगा, क्योंकि ऑर्डर यहाँ ब्रेथ लेवल के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग होगा। डेप्थ फर्स्ट सर्च में डेप्थ के अकॉर्डिंग होगा इसका लेवल, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में जो भी हमारा सेम लेवल पे होते हैं उनके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे कि दोनों में कोई पर्टिकुलर डिफरेंस है, तो डिफरेंस इस टर्म में तो नहीं है ट्रेवर्स करने की, क्योंकि हर एक एलिमेंट कवर होते हैं बस डिफरेंट ऑर्डर में। ठीक। अब आता है कि आप दोनों चीज ट्रेवर्स करती हैं, सेम नंबर ऑफ नोट्स कवर करती हैं, बस डिफरेंट ऑर्डर में। ठीक है, तो उसका तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, हमें तो सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है, सॉल्यूशन हमें मिल रहा है सारे सारे नोड कवर होके। तो एग्जैक्टली हम डिफरेंशिएट कहाँ कर पाएंगे इस चीज को, वो हम करेंगे। अब देखते हैं वही चीज। इसमें अगर हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च में, सबसे पहली बात ये होती है कि एक चीज आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिकर्शन और बैक ट्रैकिंग। अब बैक ट्रैकिंग आपको पता ही है कि जिस पाथ से आप आए हो उसी से आप वापस जा रहे हो। तो जब भी आप बैक ट्रैक करते हो या फिर रिकर्शन कॉल होता है, तो हम अगर रिकर्सिवली इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ये स्टैक यूज करता है। स्टैक क्या करता है, स्टैक हमें हेल्प करता है कि मान लो अभी हम फर्स्ट नोड पे थे, इसके डीएफएस के वन नोड पे थे, फिर इसने किसे कॉल किया, डीएफएस थ्री को कॉल किया था। फिर डीएफएस थ्री ने किसे कॉल किया था, डीएफएस फोर को। फिर डीएफएस फाइव की लास्ट वीडियो में आपको समझा चुकी हूँ डेप्थ फर्स्ट सर्च में। फिर ये कर रहे थे बैक ट्रैक करता है, लेकिन हमें कैसे, कंप्यूटर प्रोग्राम को कैसे पता है कि जब ये बैक ट्रैक करेगा तो ये फोर पे ही आएगा। तो ये चीज होती है हमारे स्टैक में इंक्लूड। मेमोरी में क्या होता रहता है, स्टैक के अंदर ये डेटा जा रहा होता है कि पहले हमारा डीएफएस वन कॉल हुआ है, उसके बाद डीएफएस टू कॉल हुआ, थ्री सॉरी, उसके बाद आया है हमारा यहाँ पे डीएफएस फोर, और उसके बाद आया है डीएफएस फाइव। तो जैसे ही हमें दिखता कि डीएफएस फाइव के आगे तो कोई रास्ता नहीं है, तो हम क्या कर देते, इस जगह को पॉप कर देते और हमारे पास पॉइंटर कहाँ पॉइंट करने लग जाता, हमें इस टाइम हमें ये पॉइंट करने लग जाता डीएफएस फोर पे। जब ये देखता फोर के अलावा भी कहीं और नहीं है, हम क्या करते, फोर पे कैसे चेक करते हैं, उसकी एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू तो चेक करते हैं। अब वो तो हमें नल मिल रही है क्योंकि फोर पे सिर्फ फाइव था, वो हम पहले ही विजिट कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये भी पॉप हो जाता है, और फिर हमें ये पता लग जाता है कि हमारा कहाँ पे है पॉइंटर, इस टाइम हमारा पॉइंटर है यहाँ पे थ्री पे। फिर थ्री पे चेक करता है, थ्री के पास कोई पाथ नहीं होता, तो ये भी क्या हो जाता, पॉप हो जाता, और ये कहा जाता है डीएफएस वन पे। फिर डीएफएस वन के बारे से मिलता कि हाँ ये डीएफएस टू पे, तो इसे पुश कर देता। फिर ये चेक करता क्या इसके बाद कुछ हो रहा है, तो अभी तो पॉइंटर इस पे था हमारे पास, जब डीएफएस टू पे था इसने देखा इसके बाद तो कुछ नहीं है, उसे दोबारा बैक ट्रैक करा, और बैक ट्रैक करके ये कहाँ गया, ये गया हमारा वन के पास। फिर इसने वन के पास चेक करा, वन के पास से दो रास्ते थे, थ्री और टू पे जाने के, दो हम दोनों कवर कर चुके हैं। और जब हम दोनों कवर कर चुके हैं तो हमारा वन से भी बैक ट्रैक हो जाएगा, और हमारा स्टैक क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम्प्टी। ठीक। तो ये होता है हमारा जो भी हम डीएफएस अगर हम रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर हम रिकर्सिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में मेमोरी में क्या यूज होता है हमारे पास यहाँ पे, स्टैक। अब आप जब आप लोग इतना डेटा स्ट्रक्चर पढ़ के आ चुके हो पहले से, तो आपको एक चीज पता होगा, अगर हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जो कि फाइनाइट है, मतलब कि बहुत बड़ा ग्राफ इनफाइनाइट टाइप है, जैसे मतलब हमारे कोई होता है, जैसे हमने कोई वेबसाइट इंप्लीमेंट करी और अगर वो ग्राफ के उससे इंप्लीमेंट हुई है, ठीक। या फिर मोर एक अच्छा एग्जांपल दूं आपको, कि अगर हमारे पास कोई बड़ी फाइल है जिसमें कितने ही हजार नोट्स हैं, या कोई नेटवर्किंग वाला एरिया है, अगर आप क्या कर रहे हो उसमें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दो, ऐसा मतलब बहुत सारे नोट्स हैं, जैसे नेटवर्किंग होती है हमारे, हमें सजेशंस मिलते हैं कि हमारे जैसे फॉलोवर, हमने किसी को फॉलो करा, तो हमें सजेशन मिलने शुरू हो जाएंगे कि दिस पर्सन फॉलोज दिस पर्सन, तो आप भी उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ये क्या है कि बैकग्राउंड में ग्राफ की तरह इंप्लीमेंट है ये सब चीजें।
अब इसमें क्या हो सकता है कि मान लो आप इससे इस पे गए, फिर इस पे गए, फिर इस पे, ऐसे करते-करते 10-15 नोड तो होते ही नहीं है, 100 भी नहीं होते, 100 तो बहुत ही कम है। ऐसे करके लाखों में होते हैं। तो अगर कोई मेमोरी हमारी बहुत कम है और स्टैक अगर हम यूज़ करने लग जाएँ कि हमारे लाखों नोड ये स्टोर करके रख रहा है, तो उस टाइप में हमारा क्या आ सकता है, हमारे पास एक प्रॉब्लम आ सकती है स्टैक ओवरफ्लो की। अब बात आती है कि इतनी मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको उसका सॉल्यूशन पता होगा कि अगर हमारे पास किसी भी केस में स्टैक ओवरफ्लो होता है तो वो उसका रीजन क्या होता है, हमारा रिकर्सिव कॉल। कि हमने इतनी ज्यादा रिकर्सिव कॉल कर दी है कि हमारा स्टैक के पास मेमोरी ही नहीं बची कि वो उसे स्टोर करे और हमें आगे बताए कि हमें बैक ट्रैक करके कहाँ जाना है, या फिर आगे जहाँ मूव कर रहे हैं फॉरवर्ड उसमें वो डेटा ही स्टोर नहीं कर पा रहा, उसके पास मेमोरी पूरी फिल हो चुकी है। तो उस केस में हमारे पास आता है स्टैक ओवरफ्लो का। और ये चीज़ हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में करने लगी तो ये काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हमने अभी क्या सीखा था, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था डीएफएस को रिकर्सिव कॉल की तरह से इम्प्लीमेंट करने का। अब अगर ये तो हो गया छोटे ग्राफ्स के लिए, अगर हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आई तो उससे रिजोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम डीएफएस को इम्प्लीमेंट करते हैं इटरेटिव फॉर्म में। लेकिन काफ़ी बार क्या आता है, रिकर्सिव भी हमें यूज़ करना पड़ जाता है अगर छोटे ग्राफ हैं, तो भी ईज़ी पड़ जाता है, बहुत जल्दी काम हो जाता है। ऐसी इटरेशन भी सेम चीज़ है। दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे, जितना हम अपने बीटेक में या फिर नॉर्मल कंपनी में छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करते हैं, वहाँ हम ईज़िली रिकर्सिव कॉल यूज़ कर सकते हैं। ठीक? अगर हमारे पास कोई मेमोरी का इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मेमोरी बहुत लिमिटेड है, तो आपको इटरेशन की तरफ ही जाना चाहिए, रिकर्सिव कॉल इतनी नहीं करनी चाहिए डीएफएस में। अगर आप किसी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे काम कर रहे हो खासकर तब। ठीक। अभी तक हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम एक ओवरव्यू ले चुके हैं डीएफएस बीएफएस का ट्रैवर्स का। फिर हमने डिस्कस किया कि जो हमारा डीएफएस है वो यूज करता है, वो करता है स्टैक को यूज बैकग्राउंड में अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए, जिससे वो बैक ट्रैक कर सके। अब उससे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे पास ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हमें उस ओवरफ्लो की प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इटरेशन यूज करनी होगी रिकर्सिव कॉल की जगह। ये चीज छोटा सा पार्ट था, वही चीजें हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब जो मेन वीडियो है वो आती है अब से शुरू, जिसमें हमें डिस्कस करना था कि अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है। अब जितना मैंने समझाया उससे खुद सोचो। अब हमने क्या देखा था कि डीएफएस में क्या होता है, जिस पाथ पे वो चाहता है सिर्फ उसी पाथ की वैल्यूज को स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। उसे कुछ लेना देना नहीं है अपने पास वाले नेबर से कि उनकी वैल्यूज क्या है, उनके चाइल्ड की वैल्यू क्या है, क्या उनकी डेप्थ कितनी है। डीएफएस को सिर्फ इससे मतलब है कि उसकी डेप्थ कितनी है, और बीएफएस को किससे मतलब है कि उस पर्टिकुलर लेवल पे कितने नोड्स हैं। तो खुद सोचो कि किसकी मेमोरी ज्यादा यूज होने वाली है, क्योंकि डेप्थ में क्या हो सकता है कि ग्राफ हमारा बहुत इतना डेप्थ बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे हमारा ग्राफ है ये, मैं एग्जांपल लेती हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिया, 2, 3, 4, ये गया 5, 6, 7, यहाँ मैंने कर दिया 8, 9, ऐसे 10। ये सिंपल से मैंने एक कंप्लीट ग्राफ लेने की कोशिश करी, इसमें सबके दो दो नोड है। ठीक है। अब अगर मैं डेप्थ में जाती हूँ तो खुद ही ये वर्स्ट केस लेके चलते हैं। अभी तक आप ये चीजें पढ़ चुके होगे और समझ भी चुके होगे कि अगर हमें किसी एल्गोरिथम को समझना है कि ये एफिशिएंट है या नहीं है, तो हमेशा हम उसके वर्स्ट केस की बात कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम एक कंप्लीट ग्राफ लेके चलते हैं कि हर एक चाइल्ड के, हर एक नोड के दो दो चाइल्ड है और लीफ नोड पे जो लेवल है वो कंप्लीट कवर है, तो उस केस में मुझे ये बताओ कि किसका वर्स्ट केस में ज्यादा वैल्यू होगी। तो आप खुद देखो, अगर मैं सिर्फ डेप्थ में जा रही होती इस पाथ के अकॉर्डिंग, तो मेरे पास डेटा मैक्सिमम कितना आता, एक बार में 4 ही तो आता। फिर मैं बैक ट्रैक कर जाती, फिर 4 आता। फिर मैं बैक ट्रैक कर जाती, ये 6 पे जाता, फिर इसकी वैल्यू उसमें 4 आता। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 या 5 डेटा ऐसे हमारे पास रहने वाले थे। लेकिन जब हमारा क्या आएगा, हमारे पास अगर आता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च, तो तब क्या होगा हमारे पास, हमें क्या करना होगा, हर एक लेवल की वैल्यू स्टोर करके रखनी होगी। अब जब हम 1 पे आए तो हमारे पास सिर्फ एक है, जब हम नेक्स्ट लेवल पे आए तो मान लो हमारे पास, अरे यहाँ पे हम 2 लेके चलते हैं, गलती से मैंने 3 ले लिया। यहाँ पे हमारे पास 2, 2 के बाद हमारे पास यहाँ क्या हो गया, 4 आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे।
ये 10 भी आता ना यहाँ पे। तो इस वाले लेवल में हमारी 4 वैल्यू हो जाती, फिर इससे नेक्स्ट वैल्यू उस पे 8 हो जाती, इससे आगे पे जाते फिर हमारे पास 16। तो किसकी मेमोरी ज्यादा यूज हो रही है, खुद सोचो। ऑफ कोर्स बीएफएस ज्यादा मेमोरी यूज करता है। तो अगर हम मेमोरी के टर्म में बात करें, तो मेमोरी एफिशिएंट कौन सी एल्गोरिथम है, वो है मेमोरी एफिशिएंट डीएफएस। ये लेस मेमोरी यूज करती है, और बीएफएस क्या है, उसे ज्यादा मेमोरी चाहिए। तो अगर आपको मेमोरी की टर्म्स में एफिशिएंट निकालना है, तो वो होगी हमारे पास डीएफएस। ठीक। अब दूसरा पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि जो डीएफएस है वो क्या करती है, लेस मेमोरी यूज करती है। ठीक। और जो मेमोरी रिक्वायरमेंट है उसकी लीनियर है, हमें पता है कि मैक्सिमम एक लीनियर ऑर्डर में ही रह सकती है। और अब अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि हमारे पास ब्रांच है बी, और डेप्थ का हम वेरिएबल लेके चल रहे हैं डी, तो ब्रेथ ये डेप्थ फर्स्ट सर्च में हमारा वर्स्ट केस में क्या आ सकता है कि जितनी हमारी ब्रांचेस है मल्टीप्लाई कितनी उसकी डेप्थ है, उतनी ही तो हमारा वर्स्ट केस में आ सकता है ना। लेकिन वहीं अगर हम डीएफएस बीएफएस की बात करें, तो यहाँ कितना आएगा, ये आएगा हमारा अप्रोक्स हर एक ब्रांच में अप्रोक्स ये आएगा हमारे पास इतना, कि हर एक ब्रांच की डेप्थ कितनी है। ठीक। कि इस तरह से हम डिस्कस करेंगे अभी पूरा पूरा उसमें, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये चीजें। उससे पहले हम अपने पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, जिससे आप ज्यादा इसमें ना फंसो। तो डीएफएस क्या करता है, हमारे पास हमारी लेस मेमोरी यूज करता है। साथ में हम बोल सकते हैं कि इसकी लीनियर मेमोरी रिक्वायरमेंट होती है। और जब, और आपको ये भी पता है कि ये फटाफट क्या करता है, डेप्थ में जाता है, जब ये सोल्यूशन नहीं मिलता तो ये करना शुरू कर देता है, बैक ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो डीएफएस में क्या होता है, हमारा टाइम भी कम लगता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आ सकती है, अगर इसका कोई डिसएडवांटेजेस पूछने लगे, तो डिसएडवांटेजेस में क्या बोलोगे, अगर आप इसे रिकर्सिवली इंप्लीमेंट कर रहे हो तो यहाँ ओवरफ्लो होने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें भी आप ये बोल सकते हो कि हम इसे करेक्ट कर सकते हैं, अगर हम उसे क्या करें, इटरेटिव अप्रोच से इंप्लीमेंट करें तब। ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस के और भी बहुत सारे हो सकते हैं। अब एक चीज आती है, हमने बोला कि हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक। अब उस ग्राफ में क्या है, उससे पहले एक डाउट और क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि हम विजिटेड एरे क्यों यूज करते हैं। विजिटेड एरे में यूज करने की नीड ही क्यों पड़ती है, हमें दोनों एल्गोरिथम समझे। दोनों एल्गोरिथम में हमने विजिटेड एरे यूज किया है सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये पर्टिकुलर नोड पहले विजिट हो चुका है या नहीं हुआ। ठीक। अब अगर मेरे पास मैं विजिटेड एरे यूज नहीं करती तो मेरे पास क्या होता है यहाँ पे, अगर मेरे पास ये ग्राफ है, 1 2 से कनेक्टेड है, 2 3 से कनेक्टेड है, 4 से भी कनेक्टेड है, और ये चला जाता है यहाँ पे दोबारा कनेक्ट। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है। हमने अपने सोर्स नोड को लिया 1। अगर हमारे पास वेजिटेड एरे नहीं होता तो क्या होता, हम कर रहे हैं, अगर इसे मैं यहाँ डीएफएस ले लेती हूँ, जैसे वो दोनों के केस में सेम ही चीज रहने वाली है। पहले मैंने 1 को लिया, 1 की डेप्थ में जाते हैं तो उसके पास एक वो है, उसमें गए हम 2 पे। 2 से मान लो इसने पहले चूज किया होता 3, तो ये 3 प्रिंट कर देता। फिर हम देते 3 कोई चाइल्ड है, तो हमें मिलता कि हाँ यार 1 चाइल्ड है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास वेजिटेड एरे नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये चेक करने का कोई सोर्स ही नहीं है कि 1 पहले विजिट हो चुका है या नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से इस पे विजिट कर जाएंगे, फिर हम 1 प्रिंट कर देंगे, 1 का दोबारा नोड होंगे 2, 2 पे गया, 2 से फिर हम 3 पे आ गए, फिर 3 से हम 1 पे चले गए। तो ऐसे हम किस केस में फंस सकते हैं, हम जा सकते हैं इनफाइनाइट लूप में। तो इस इनफाइनाइट लूप से बाहर निकलने के लिए हम क्या यूज करते हैं, विजिटेड एरे। अब विजिटेड एरे क्या करेगा, जितने भी हमारे पास एक पूरे ग्राफ में नोड्स होते हैं, उसका हम एक एरे क्रिएट करते थे। तो मान लो ये 1 का है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का है। अब जब हमने स्टार्ट किया, तो मैं इसके पॉइंटर से रेज कर देती हूँ। अब हमने क्या 1 से स्टार्ट किया, ये 1 पे गया, तो 1 पे आते ही हमने कह दिया कि हाँ ये तो विजिट मार्क हो चुका है। फिर ये जाता हमारे पास 2 पर। जब ये 2 पर गया तो हमने क्या देखा कि ये प्रिंट कराया और इसे क्या मार्क कर दिया कि हाँ ये विजिट हो चुका है।
फिर हम 2 से गए 3 पे, इसे प्रिंट कराया, विजिट मार्क करा। जैसे ही 1 पे गया, हमने चेक करा क्या 1 विजिट है, तो हमने देखा कि तो पहले से ही विजिट हो चुका है, तो हम यहाँ विजिट ही नहीं करेंगे। फिर हम चेक करते क्या कोई और इसका चाइल्ड है, तो चाइल्ड नहीं होता। जब इसका कोई चाइल्ड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक ट्रैक करना शुरू करते हैं। और जैसे ही हम बैक ट्रैक करते हैं तो हम आ जाते हैं यहाँ पे 2 पे। फिर हम 2 से चेक करते हैं क्या ये विजिट है, 2 पे, सॉरी बैक ट्रैक करने के बाद फिर हम देखते हैं कि 2 का चाइल्ड कौन कौन से हैं। एक तो 3 था, 3 हमने चेक करा, ये तो पहले विजिट हो चुका है, तो हम इस पाथ पे नहीं जाएंगे अब। फिर हम जाते हैं 4 पे, 4 विजिट नहीं हुआ है तो 4 को हमने प्रिंट कराया, 4 को ट्रू मार्क किया कि अब विजिट हो चुका है। 4 कोई चाइल्ड नहीं है, दोबारा बैक ट्रैक करा, फिर देखा 2 का कोई और चाइल्ड है 3 और 4 के अलावा, तो वो नहीं था, तो यहाँ से भी हमने क्या कर दिया, बैक ट्रैक। और हम आ गए 1 पे। फिर 1 के चाइल्ड हमने चेक करे तो सिर्फ 2 था, कोई और चाइल्ड नहीं था, और 2 पहले से विजिट है, तो हमारा यहाँ पे डेप्थ फर्स्ट सर्च खत्म हो गया। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि आप विजिटेड एरे क्यों यूज करते हो, सिर्फ ये ट्रैक करने के लिए कि जिस पाथ पे हम जा रहे हैं नोड को चूज करके वो पहले से विजिट कर चुके हैं हम या नहीं कर चुके हैं। अगर हम विजिटेड एरे यूज नहीं करेंगे तो हम एक इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे। ठीक। अब हमारा पॉइंट क्या था, हमें डिस्कस करना था कि अगर हमारे पास ग्राफ होता है, ठीक, अब उस ग्राफ में हमसे बोल सकते हैं कि अगर मैं एक पहले ग्राफ क्रिएट करती हूँ। जैसे यही ग्राफ है, और मुझसे बोला जाता कि मुझे क्या करना है, 3 पे जाना है। ठीक। अब 3 पे जाना होता, और बाय चांस मैंने चूज किया डेप्थ फर्स्ट सर्च पहले, और हमारा इसमें क्या होता है, जैसे हमें सॉल्यूशन मिलता है ना, हमें वहां से रिटर्न कर देना है। हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि 1 से 3 तक जाने के लिए हमें कितने नोड क्रॉस करने पड़ेंगे, ऐसा हमारे पास ये क्वेश्चन होता। और बाई चांस डेप्थ फर्स्ट सर्च में ये पहले चूज कर लेता 4 वाला रास्ता, तो ये पहले 4 पे गया, 4 के बाद ये जाता 5 पे, और 5 के बाद ये आता 3 पे। तो इसे कितने नोड कवर करने पड़े, 2। ठीक है। वहीं अगर बीएफएस की बात आती, तो जैसे ही सर पता लगता कि हम 1 से 3 पे जा सकते हैं 2 नोड्स के थ्रू, तो ये हमें रिटर्न कर देता कि हाँ हम जा सकते हैं लेकिन 2 नोड्स के थ्रू। लेकिन बीएफएस में क्या होता, पहले ये 1 को सोर्स नोड की तरह चूज करता, फिर इसमें देखता 2 रास्ते, तो एक था 2, एक था यहाँ पे 4। ठीक। अब मान लो इसने कुछ भी चूज किया पहले, हम क्या करते, हमने 2 को चूज किया, तो 2 से हमें मिल गया 3 पे जाने का रास्ता, तो हमने कितने नोड कवर करे, 1। वहीं अगर हम 4 से आगे ट्रेवर्स कर रहे हैं, हमने इसमें क्या चीज देखी, 4 से हम जा रहे हैं 5 पे, 5 से जा रहे हैं 3 पे, तो इसमें क्या हुआ, सिर्फ 2 नोड, इसमें 2 नोड कवर करने पड़े, और इस केस में हमें कितने नोड कवर करने पड़े थे, 1 नोड। ठीक। तो हमें इजीली 2 या 3 स्टेप के अंदर ही हमें दोनों आंसर मिल गए, और इसमें से हम क्या रिटर्न कर सकते थे, मिनिमम कितने नोड्स, तो मिनिमम नोड्स कितने हुए, 1 नोड। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि पीएफएस क्या करता है, हमें कंफर्म एक शॉर्टेस्ट पाथ रिटर्न करेगा। अगर हमें जाना है 1 से 3 तक, अगर आपको कोई शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो आप हमेशा किसकी तरफ जाओगे, आप जाओगे बीएफएस की तरफ। वहीं अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए कि 1 से 3 तक का जाने का कोई रास्ता एग्जिस्ट करता है ग्राफ में या नहीं, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, कुछ भी ठीक है, तो डिपेंड करता है बस आप किस तरीके से नोड्स को चूज कर रहे हो सकता था कि बीएफएस डीएफएस में भी आपको छोटा रास्ता स्टार्टिंग में मिल जाए, लेकिन वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है ना कि जो नोड आपने चूज किया है पहले, उसके थ्रू आपको लॉन्गेस्ट पड़ रहा हो, तो जैसे ही डीएफएस को लॉन्गेस्ट पाथ से भी सॉल्यूशन मिलता तो ये बैक ट्रैक करके आपको रिटर्न कर देता कि हाँ मुझे तो मिल चुका है। तो सिर्फ अगर आपको अपने सॉल्यूशन से मतलब है कि चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, तो उस केस में आप जाओ डीएफएस से। वहीं अगर आपको शॉर्टेस्ट ही चाहिए कि इस जगह से उस जगह तक शॉर्टेस्ट रास्ता क्या है, तो क्या होगा, यहाँ पे आप क्या चूज करोगे, बीएफएस। अब खुद सोच के बताओ कि अगर मैं शॉर्टेस्ट बोल रही हूँ तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है। सबसे पहले तो जब आप मैप में लोकेशन निकालते हो, अपनी करंट लोकेशन से अपने डेस्टिनेशन तक, अगर आपको ज्यादा आप क्या करते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हो ना, तो खुद सोचो वहाँ क्या यूज हो रहा होगा एल्गोरिथम में, वहाँ हो रहा होगा आपका ब्रेथ फर्स्ट सर्च। लेकिन अगर आपको सिर्फ रास्ता चाहिए, आपको मल्टीपल रास्ते दिखा रहा है, तो वो सब आ जाएंगे आपके डीएफएस के थ्रू।
ठीक। तो एक पॉइंट आता है हमारे पास ये क्लियर। अब छोटे से पॉइंट लिख लेते हैं जिससे हमें जितने पॉइंट डिस्कस करने हैं उसमें से कुछ भूल ना जाए। तो डीएफएस और बीएफएस, इसमें पहला पॉइंट क्या आया कि अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब है तो आप जाओ बीएफएस को यूज करने के लिए। अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो लॉन्गेस्ट हो, शॉर्टेस्ट हो, कुछ भी हो, सिर्फ आपको सॉल्यूशन चाहिए तो आप जाओ डीएफएस में। ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ज्यादा मेमोरी यूज होगी बीएफएस के केस में, और डीएफएस के केस में क्या यूज होगी हमारे पास, लेस मेमोरी। दो पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं। एक इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें प्रॉब्लम आ सकती है हमारे पास ओवरफ्लो की, अगर हम स्टैक यूज कर रहे हैं तो ओवरफ्लो की प्रॉब्लम आ सकती है। अगर इफ हमने ये स्टेटमेंट लिखते ना अलग से कि अगर आप रिकर्सिव कॉल कर रहे हो तभी। ठीक। और इसमें अगर आप मेमोरी ओवरफ्लो के चांसेस है ही हैं, इसमें तो चांसेस बीएफएस में। ठीक। अब एप्लीकेशंस में जब आपने शॉर्टेज देखा तो इससे आपको एप्लीकेशन पता लग जाता है, जैसे जीपीएस हो गया, नेविगेशन हो गए, इस टाइप के। तो ये सब एप्लीकेशन हो गए डीएफएस के। ठीक है। दोनों को हम यूज कर सकते हैं, डीएफएस और बीएफएस को यूज कर सकते हैं हम किन किन चीजों में, ग्राफ में। हमें अगर ग्राफ में साइकिल पता लगानी है कि साइकिल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, हमें ट्रेवर्स करना है तो हम दोनों में से कोई सी भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें ये पता लगाना है कि ग्राफ हमारा बाइपर्टाइट है या नहीं है तो वो दोनों के लिए हम यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी है। ये सब टर्म्स आप समझोगे, सिर्फ अभी सिर्फ इस टर्म्स यूज कर रही हूँ, एग्जैक्टली इनका मतलब क्या है वो हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। अगर आपको समझना है कि टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग करनी है तो आप दोनों स्टेटमेंट को यूज कर सकते, दोनों एल्गोरिथम को यूज कर सकते हो। दोनों चीज समझेंगे जो आपको बेटर लगे, और दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करेगा कि कौन सी ज्यादा एफिशिएंट है। सिर्फ मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। देखो, अब इस केस में क्या है कि अगर किसी भी ग्राफ में कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो बीएफएस हमें डेफिनेटली सॉल्यूशन लाके देगा। लेकिन डीएफएस में यही इसका डिसएडवांटेज है कि कई बार ऐसा हो सकता है कि मान लो हमारे पास नेटवर्किंग का एग्जांपल लेती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज में नेटवर्किंग होती है ना, हर एक इंसान एक नोड की तरह काम करता है बैकग्राउंड में। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक इनफाइनाइट ग्राफ है तो इनफाइनाइट ग्राफ में ऐसा हो सकता है डीएफएस में, वर्स्ट केस में, कि आपने जो पाथ चूज किया है कि वो इतना डेप्थ में है, इतना डेप्थ में है कि आपका टाइम इनफाइनाइट लग चुका है, उसमें वो लग चुका है, मेमोरी ओवरफ्लो हो चुकी है, लेकिन जो हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था हम उस सॉल्यूशन तक गए ही नहीं। तो उस केस में क्या हो सकता है कि हमें डीएफएस हमारा सॉल्यूशन नहीं दे पाएगा। वहीं बीएफएस में क्या होता है कि हमारे चांसेस बहुत कम होते हैं कि हम ऐसी कोई प्रॉब्लम में फंसे। तो हम ये श्योरिटी देता है बीएफएस हमें कि अगर आपके ग्राफ में आपका एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बीएफएस हमें डेफिनेटली एक सॉल्यूशन लाके देगा। ठीक है। अगर किसी ग्राफ में मल्टीपल सॉल्यूशंस है, जैसे मैंने ये बताया था कि 1 से 3 तक जाने के लिए दो रास्ते थे, तो डीएफएस क्या करेगा, हमें कोई सा भी सॉल्यूशन रिटर्न कर देगा, बताएगा कि हाँ ऐसा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन डीएफएस हम डेफिनेटली हमें क्या देगा, मिनिमल वन, मतलब कि जिसमें मिनिमम टाइम लगेगा, तो वो हमें देगा बीएफएस। अब इनकी एप्लीकेशन क्या हो सकती है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकाल के देगा स्पैनिंग ट्री में, नेटवर्किंग में, जीपीएस में, साइकिल डिटेक्शन में, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में, बहुत कुछ है करने के लिए। सेम चीज हमारे पास क्या आती है डीएफएस में। अगर हमें साइकिल डिटेक्ट करनी है, पाथ फाइंड करना है, टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, बाइपर्टाइट चेक करना है, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन है उसकी। जैसे हम अपनी वीडियो में आगे पढ़ेंगे प्लेलिस्ट की, वैसे वैसे आपको ग्राफ बहुत अच्छे से समझ आना शुरू हो जाएगा। तो इस लेक्चर को हम यहीं खत्म करते हैं। जितने मैं टॉपिक कवर कर सकती थी आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस पर्टिकुलर लेक्चर में, वो मैंने सब कवर किए हैं। स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, या तो मैं उसके सेपरेट वीडियो बना दूंगी आपका वो डाउट क्लियर करने के लिए। वरना अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा फॉलो करोगे आगे तक तो आपको कोई डाउट रहेगा ही नहीं एट द एंड। सेम चीज मैं दोबारा बोलूंगी, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज इसे शेयर करना, लाइक करना, क्योंकि थोड़ा मोटिवेशन मुझे भी चाहिए और चैनल ग्रो हो जाएगा कि मेहनत कर रही हूँ मैं। ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको किसी पर्टिकुलर
टॉपिक पे जो कि मेरी प्लेलिस्ट से हटकर भी है। अगर आपको उस पे वीडियो चाहिए, कोई लीड हुआ क्वेश्चन है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जिससे मुझे पता लगेगा कि आप कहाँ डाउट आ रहा है। तो मैं ये समझ पाऊँगी कि मुझे किस पर्टिकुलर जॉनर में आपको वीडियोज़ देनी चाहिए, जिससे आपको इतनी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है? चलिए वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।